उनके पास सारे आंकड़े हैं। आप देखिए 10% महिलाओं को शासक वर्ग किस तरह से ग्लैमराइज ग्लोरीफाई करके आपके सामने महिला सशक्तिकरण के नाम पे रखता है, और 90% महिलाएं अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रही हैं और बहुत ही बुरी परिस्थिति में काम कर रही हैं, बहुत ही सस्ते श्रम के रूप में काम कर रही हैं। अब हम जैसे लोग जो हैं, जो पढ़ाई लिखाई करके बड़ी बड़ी बातों को रखने वाला एक वर्ग है जो आता है, उसे उस जमीन का उसके पास आंकड़ा ही नहीं है, ना उसके पास उसको जाने की जरूरत महसूस होती है। तो हमारे ऐसे कार्यक्रम ही उन तक ये बात पहुंचाएंगे, इसका प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी हमारी होगी, ताकि और लोगों के बीच में ये बात जाए कि वो कौन सी महिलाएं हैं जो सशक्त होकर किस वर्ग का हाथ थाम रही हैं। यहाँ तक कि वो तो फांसीवाद को भी बढ़ावा देने में बिल्कुल अब आगे निकल रही हैं, साफ साफ दिखाई पड़ता है। तो अनस्किल्ड लेबर की जो बात हो रही थी कि वो बहुत ही पैकेजिंग का काम करना, कुछ और छोटे मोटे काम करना, उसमें धकेल दी गई है। वहां से जब काम नहीं मिलता तो वो घरेलू कामगार के रूप में धकेल दी जाती हैं, यानी कि वहां से भी उनको धकेल कर बिल्कुल बेकार कामों की तरफ महिलाओं के श्रम को धकेला जाता है, उत्पादन में जरूरत के हिसाब से लेके। तो ये सारी बातें, रोजा की बात छिड़ी है तो सब तरफ की बात उसमें आ ही जाएगी, और हमें उसमें उस जमीन पर उतर कर इसको जानना होगा। मैं अगले वक्ता के रूप में संक्षेप में बात रखने के लिए साथी शिवानी को आमंत्रित करूंगी। आईवो की हमारी साथी सचिव भी हैं, वो कलकत्ता में रहती हैं, प्राध्यापिका हैं, और लगातार बहुत सी ऐसी चीज़ों पर उनके वक्तव्य, उनका लेखन पत्र पत्रिकाओं में रहा है। तो अभी हाल फिलहाल में एंगल्स की किताब पर जब बात हुई तो उन्होंने उस पर भी बात रखी थी। मतलब हम लोग आईवो के माध्यम से चाहते हैं कि महिलाओं के श्रम संबंधी जो भी टेक्स्ट हमारे पास हैं, जो भी हमारे पास लिटरेचर है, मार्क्सवादी लिटरेचर और भी कुछ है, तो उसे हम पढ़ें, पढ़ाएं और लोगों के बीच में डालें और ज़मीन पर उतारने की उनको कोशिश करें। तो साथी शिवानी को आमंत्रित करूंगी अपने वक्तव्य के लिए। धन्यवाद साथी। सभी साथियों को लाल सलाम। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही मेरी है। आवाज बिल्कुल बिल्कुल। काफी बातें हुई हैं और बड़ी महत्वपूर्ण और गंभीर बातें हुई हैं, और मैं भी कोशिश करूंगी। मेरा विषय है रोजा और क्लारा का संबंध। 10 मिनट में बात रखनी है तो उसको मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ। समाजवादी आंदोलन के इतिहास में यदि महिला प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो रोजा लग्जमबर्ग और क्लारा जेटकिन दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने न केवल मार्क्सवादी सिद्धांत को समृद्ध किया बल्कि उसे व्यवहारिक संघर्ष और संगठन का रूप भी दिया। समाजवाद, जैसा कि हम जानते हैं, एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है जिसका लक्ष्य शोषण मुक्त, समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना है। रोजा और क्लारा इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए जीवन पर्यंत संघर्षरत रही हैं। रोजा और क्लारा की पहली मुलाकात संभवतः 1898 में स्टुटगार्ट सम्मेलन में हुई। रोजा द्वारा बर्नस्टीन के संशोधनवाद की तीखी आलोचना ने क्लारा को गहराई से प्रभावित किया। 1889 में दूसरे इंटरनेशनल के समय क्लारा जहां महिला प्रश्न की संगठित नेता थी, वहीं रोजा उस समय बहुत युवा थी। आयु के अंतर और वैचारिक मतभेदों के बावजूद दोनों के बीच गहरा कॉमरेडाना संबंध विकसित हुआ। रोजा की बारे में उनके काम के बारे में बहुत कुछ बोला जा चुका है, तो थोड़ा सा विश्लेषण इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि क्लारा और रोजा अपने समय की समकालीन भी आप कह सकते हैं, और क्लारा आयु में काफी बड़ी थी रोजा से, और ये एक ही विचारधारा के तहत काम कर रही थी, तो थोड़ा सा हमें इनके कार्यों के ऊपर बात करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं उसी संदर्भ में रोजा की बात करती हूँ, उसके बाद क्लारा की बात करूंगी। रोजा एक मार्क्सवादी सिद्धांतकार, जन आंदोलन की समर्थक और क्रांतिकारी लोकतंत्र की पक्षधर थीं। उन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर संसदीय सुधारवाद का विरोध किया। प्रथम विश्व युद्ध में एसपीडी द्वारा युद्ध समर्थन का कड़ा विरोध किया। पूंजीवाद के विस्तार को साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से जोड़ा। स्वतः स्फूर्त जन हड़तालों को क्रांति की केंद्रीय शक्ति माना। लेनिन और बोल्शेविकों से बहस में पार्टी के अत्यधिक केंद्रीकरण और अनुशासन की आलोचना की। महिला प्रश्न को उन्होंने समग्र वर्ग संघर्ष का अभिन्न अंग माना। रोजा केपीडी
में संस्थापक, मार्गदर्शक और आलोचक इन 3 भूमिकाओं में सक्रिय रहीं। रोजा की हत्या के बाद केपीडी के साथी जो थे, अर्नस्ट थेलमन को वो कड़ी बन के उभर के सामने आते हैं जो मार्क्सवाद और लेनिनवाद के साथ जुड़कर स्टालिन की नीतियों के घनिष्ठ समर्थक के रूप में उभरते हैं। और रोजा के समान ही उनकी भी 1944 में नाजियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती। थोड़ा सा क्लारा के काम के संदर्भ में हम थोड़ी बात कर लें। वहीं क्लारा जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख नेता और जर्मन संसद की वरिष्ठ सदस्य थी। उनका राजनीतिक जीवन 1870 से 1933 तक फैला हुआ है। रूसी क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध और फांसीवाद विरोध उनके संघर्ष के केंद्र रहे। जर्मन संसद में दिया गया उनका अध्यक्षीय भाषण फांसीवादी विरोधी मार्क्सवादी चेतावनी का क्लासिक दस्तावेज माना जाता है। 1910 में कोपेनहेगन में आयोजित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी महिला सम्मेलन में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का प्रस्ताव रखा। महिला श्रम, मातृत्व, परिवार, शिक्षा और लैंगिक शोषण पर उन्होंने व्यापक लेखन किया। बुर्जुआ नारीवाद की आलोचना करते हुए उन्होंने मजदूर महिला नारीवाद को आगे बढ़ाया। अब यहाँ थोड़ी सी एक बात मैं रखना चाहिए कि रोजा और क्लारा के बीच किस तरह के कार्य का मतभेद था और इसे हमें थोड़ा जानना पड़ेगा। रोजा और क्लारा के मार्क्सवादी दृष्टिकोण में अंतर के कुछ पक्षों पर भी विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। जैसे रोजा मार्क्सवाद को सृजनशील और आलोचनात्मक मानती हैं, तो वहीं क्लारा मार्क्सवाद को संगठित और अनुशासित राजनीतिक लाइन मानती है। रोजा सभी संघर्षों को केंद्रीय वर्ग संघर्ष में समाहित करती हैं, तो क्लारा वर्ग संघर्ष के भीतर विशिष्ट मोर्चों पर बल देती हैं। रोजा जहां अलग महिला राजनीति से सावधान दिखती हैं, वहीं क्लारा महिला राजनीति को केंद्र में स्थापित करती हैं। रोजा जहां एकीकरण की रणनीति से लैस हैं, तो वहीं क्लारा विशिष्टीकरण की रणनीति से लैस हैं। रोजा आलोचनात्मक चेतना की प्रतिनिधि हैं, तो क्लारा जन संगठन और संघर्ष की रणनीतिकार के रूप में उभरती है। इस प्रकार साथियों, रोजा और क्लारा समाजवादी आंदोलन के दो अलग लेकिन पूरक धाराएं हैं। रोजा जहां मार्क्सवाद की आलोचनात्मक आत्मा है, तो क्लारा मार्क्सवाद की संगठित शक्ति है। दोनों के बिना समाजवादी क्रांति की कल्पना अधूरी है। जहां रोजा ने हमें सोचना सिखाया, वहीं क्लारा ने हमें संगठित होकर लड़ना सिखाया। समाजवादी आंदोलन में इन दोनों का संबंध विचार और संगठन की ऐतिहासिक साझेदारी। 1919 में रोजा की हत्या ने क्लारा को गहरे स्तर तक झकझोर दिया था। क्लारा जानती थी कि रोजा जैसा साथी मिलना असंभव है, इसलिए उन्होंने रोजा के लेखों और दस्तावेजों को संरक्षित करने का दायित्व स्वयं संभाला। यह न केवल व्यक्तिगत लगाव बल्कि वैचारिक उत्तराधिकार की रक्षा का भी मामला था। रोजा और क्लारा का यह दोस्ताना संबंध आगे चलकर क्लारा और लेनिन के दोस्ताना संबंध में विकसित होता दिखाई देता है। अंत में मैं रोजा के संदर्भ में अभी इतनी बातें हुई हैं, तो लेनिन की जो बात बार बार ईगल वाली आ रही है, मैं इनका पूरा कोटेशन में पढ़ देना चाहती हूँ और इसी से मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। लेनिन रोजा के मरणोपरांत उनको श्रद्धांजलि स्वरूप कुछ बात कहते हैं। वो कहते हैं, ईगल कभी कभी मुर्गियों से नीचे उड़ सकते हैं, लेकिन मुर्गियां कभी ईगल से ऊंचे तक नहीं पहुंच सकती। रोजा लग्जमबर्ग पोलिश स्वतंत्रता के सवाल पर गलत थी। 1903 में मेंसेविज्म की उनकी आंकने की क्षमता गलत थी। जुलाई 1914 में प्लेखानोव और वांडरवेग, कौत्स्की आदि के साथ बोल्शेविकों और मेंसेविकों के बीच एकता की वकालत करने में वो गलत थी। 1918 में जेल में लिखी बातों में उनकी गलती थी, जिन्हें उन्होंने 1918 के अंत और 1919 के शुरुआत में सुधार लिया था। लेकिन इन गलतियों के बावजूद वो हमारे लिए एक ईगल थी और रहेंगी। पूरी दुनिया के कम्युनिस्ट न केवल उनकी स्मृति को संजोएंगे, बल्कि उनकी जीवनी और संपूर्ण रचनाएं कई पीढ़ियों के कम्युनिस्टों के प्रशिक्षण के लिए उपयोगी मैनुअल साबित होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। समय काफी हो रहा है और आगे के साथी अपनी बात रखें। धन्यवाद।
शुक्रिया साथी, इसको एक संदर्भ देने के लिए जो बाज की उदाहरण से लेनिन ने रोजा के लिए लिखा, बोला और उनको याद किया, इसको एक संदर्भ के साथ रखने के लिए।